हेलो। वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 2018 के प्रश्न पत्र जो हुआ था भौतिक भूगोल का, उसके हल के बारे में और जानेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न 2018 में पूछे गए थे। उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो साथ ही साथ ये मॉडल पेपर होगा 2021 वालों के लिए, ठीक है। यहाँ से लगभग जो है 20 से 21 प्रश्न आपको 2019 में मिलते हैं। इसी प्रकार से ऐसे ही प्रतिशत संख्या में आपको 2020 में मिलते हैं। इस प्रकार से मतलब ऐसे मिलते रहते हैं एक दूसरे से रिलेशन रख करके, तो आपको अच्छा खासा नंबर यहीं से मिल जाता है। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ये है, इस पर आप जो है मोहर लगा लीजिए, ठीक है। और इसको सभी प्रश्नों को आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखेंगे, आपको एकदम से याद हो जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हम। तो दोस्तों, प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल बीए फर्स्ट ईयर 2018 का पेपर ये है। साथ ही साथ 2021 का मॉडल पेपर है, ये समझ लीजिए, ठीक है। 2021 में ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे भौतिक भूगोल से। अगर आप भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं यानी भूगोल जियोग्राफी लिए हैं तो फर्स्ट पेपर आपका भौतिक भूगोल होगा, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित हो। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं तो आप इस वीडियो से बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। चलिए शुरू करते हैं। नोट सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक समान होते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? वेगनर ने दिया था। इस पर वीडियो भी बन चुकी है, इसको देख लीजिएगा। दूसरा है समुद्र नितल प्रसरण सिद्धांत, यानी समुद्र का भी विस्तार हो रहा है, उसके नितल का क्या हो रहा है, प्रसरण हो रहा है। इससे संबंधित सिद्धांत दिया था किसने? हैरी हेस महोदय ने। किसने? हैरी हेस महोदय ने। तो इसको भी याद रखिएगा आप, ठीक। तीसरा दिया है संवहन तरंग का सिद्धांत, तो मैकेंजी ने नहीं दिया था, इसको दिया था होम्स ने। किसने दिया था? होम्स ने। इसीलिए यही ऑप्शन जो सी है ये गलत है। अगला है प्रत्यास्थ परिक्षेप सिद्धांत, जिसको रीड महोदय ने दिया था। तो कुल मिलाकर के आपका जो ये संवहन तरंग का सिद्धांत था ये गलत था, मैकेंजी ने नहीं दिया, इसको होम्स ने दिया है, ठीक। अब देखिए, यहीं से आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत निम्न में से किसका है। ऑप्शन में आपको यही चार दे देगा, वेगनर, हैरियस, मैकेंजी, रीड। तो आपको वेगनर याद होना चाहिए। तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर किसने किया था? वेगनर, ठीक है। तो वेगनर यानी जब गन लेकर के आया तो क्या हुआ, गन लेकर के कोई आएगा तो हम क्या करेंगे? विस्थापित करेंगे यानी भागेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको रट लीजिए कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कौन सा होता है? वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत। ऐसे आप बोलेंगे वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, यानी गन लेकर के आया तो मैं विस्थापित हो गया, भाग गया, ठीक। इसी प्रकार से समुद्र नितल का प्रसरण हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हेस, ठीक है, हैरी हेस महोदय ने उसको किया है। तो सिद्धांत को तो क्या है? नितल प्रसरण। इस प्रकार से आप ट्रिक बना सकते हैं, मैं ट्रिक बनाना नहीं जानता लेकिन सॉरी लेकिन आप लोग जो है बना लीजिएगा, ठीक। इसी प्रकार से संवहन तरंग का सिद्धांत जो है होम्स ने दिया था। प्रत्यास्थ परिक्षेप सिद्धांत किसने दिया था? रीड ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिद्धांत, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय तापमान घटता है क्योंकि उच्चतर ऊंचाई पर वायु कम घनी होती है। यानी जब जितने ही हम अधिक ऊंचाई पर जाएंगे वहां पर वायु का घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? वायु का घनत्व कम हो जाता है। इसके कारण से वायुमंडलीय तापमान घटने लगता है। इसलिए जब हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है? तापमान घटने लगता है। और इसके कारण से आप देखते हैं बहुत ज्यादा जब ऊंचाई पर यानी जब हिमालय पर्वत वगैरह पर हम जाते हैं तो वहां पर बर्फ जमी रहती है। क्यों जमी रहती है? क्योंकि वहां का तापमान कम होता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, अपरदन की प्रक्रिया में घोल द्वारा पदार्थ का अवनयन क्या कहलाता है? तो अपरदन की प्रक्रिया में घोल के द्वारा पदार्थ का जो अवनयन होता है उसको क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। अपरदन की प्रक्रिया जानते हैं, जैसे कोई नदी यहाँ से चल रही है, वो अपने साथ कंकड़ पत्थर मलबे कूड़ा कचड़ा सब बहा करके ला रही है, और उसी को उस जो पदार्थ है उस जो बहा कर ला रहा है उसी में घोल जब मिल जाता है, जब उस वो घोल जो जो कचरा होता है उसी में घुलने लगता है, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, की हरिकेन में अति शक्तिशाली बदलती हवाएं कहाँ पाई जाती हैं? हरिकेन एक तूफान होता है या हवा होती है, इसमें क्या पाया जाता है? बदलती हवाएं कहाँ पर पाई थी? प्रभंजन की सर्पिल पट्टियों में। तो प्रभंजन जहाँ पे द्वीप प्रभंजन एक जो है क्रिया होती है समुद्र में, जो है एक जो है इस प्रकार की क्रिया होती है जो कि जैव प्रभंजन से संबंधित होती है। तो प्रभंजन की सर्पिल पट्टियों में क्या होता है? जहाँ पर ये पाया जाता है वहाँ पर हरिकेन की अति अति शक्तिशाली हवाएं जो है पाई जाती हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है मित्रों, अगला प्रश्न है कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति किससे संबंधित है? तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति किससे संबंधित है? उपर्युक्त डी से सभी से, यानी गुरुत्वीय बल से भी है, पवनों से भी है, और लवणता एवं घनत्व से भी है, ठीक है।
गुरुत्वीय बल भी आप जानते हैं, पवन भी जानते हैं, लवणता, घनत्व, ये सब सारी चीजें जानते हैं, उपयुक्त सभी होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए थे 6वां नंबर के समुद्र में सर्वाधिक सर्वनिष्ठ सामान्य लक्षण हुए तो कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड ज्यादा होता है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। ठीक है, इसकी अधिकता होती है। तो ये इसमें किसकी अधिकता होती है? तो समुद्र में इसी की अधिकता होती है, इसलिए समुद्र का जल कैसा होता है? खारा होता है। आगे देखते हैं, चिली तथा पेरू के तट के सहारे चलने वाली शीत धारा का क्या नाम है? तो उसका नाम क्या है? एल नीनो। एल नीनो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं 8वां है कि निम्नलिखित वायुमंडलीय परतों में से किसमें तापमान स्थिर रहता है? तो समताप मंडल में क्या होता है? तापमान स्थिर रहता है, इसलिए इसका नाम है समताप। ठीक है, तो समताप मंडल में क्या रहता है? तापमान स्थिर रहता है, इसलिए यहीं पर अधिकतर चीजें जो है हवाई जहाज वगैरह उड़ाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न हम देख लेते हैं मित्रों। और प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने प्रस्तुत है यहाँ पर। देखिए प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि जो है अगला प्रश्न क्या है? सेतवा वन है। सेतवा वन क्या होता है? पृथुपर्णी सदाबहार वन को हम क्या कहते हैं? सेतवा वन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां प्रश्न, वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसने कहा? तो जेम्स हटन महोदय ने कहा। क्या कहा? जेम्स हटन महोदय ने क्या कहा है कि वर्तमान जो है वो भूत की कुंजी है। ध्यान रखेंगे मित्रों, चैप्टर 1 से संबंधित वीडियो यानी भौतिक भूगोल की परिभाषा वगैरह BA क्रिकर यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गई है। इससे पहले और भी पुरानी वीडियोस हमारी अपलोडेड है, अधिकतर सिलेबस आपका कंप्लीट है, उसको देख लीजिएगा, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक, अगला देखते हैं भौतिक भूगोल की शाखा नहीं। भौतिक भूगोल में भैया जलवायु विज्ञान पढ़ते हैं हम, समुद्र विज्ञान, भूआकृति विज्ञान, इन सभी को पढ़ते हैं। जीव विज्ञान को हम नहीं पढ़ते इसके अंतर्गत। ठीक है, बायोलॉजी एक अलग अपना विज्ञान है। अगला देखते हैं सौर मंडल में सम्मिलित नहीं है। सौर मंडल में कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो सौर मंडल में जो उपग्रह होते हैं वो नहीं सम्मिलित होते हैं। ठीक है, सौर मंडल में कौन नहीं सम्मिलित होते हैं? उपग्रह नहीं सम्मिलित होते हैं। सूर्य, ग्रह और उपग्रह। सूर्य क्योंकि सूर्य चूंकि एक तारा है, सूर्य चूंकि एक तारा इसलिए तारा सम्मिलित होता है। तो ग्रह जो होते हैं सौर मंडल में, ग्रह मुख्य रूप से सूर्य और तारे भी सम्मिलित होते हैं। तारे मतलब होता है सूर्य की, इससे यहाँ पे तात्पर्य लिया जा रहा है। तो इन दोनों में कंफ्यूज आयोग ने क्या माना? आयोग ने उपग्रह माना है। ठीक, ठीक है, ध्यान रखेंगे कि इसमें से सौर मंडल में सम्मिलित नहीं होता। आगे देखते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? वायव्य राशि परिकल्पना कांट पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है, कांट महोदय ने वायव्य राशि। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्न गति का मंडल किसे कहा जाता है? निम्न गति का मंडल किसको कहा जाता है भैया? ये प्रश्न हमको थोड़ा कंफ्यूजन में है, तो इसको आप देख लीजिएगा किसको कहा जाता है। हमारे ख्याल से निम्न गति का मंडल जो होता है वो जो है किसको कहा जाता रहा होगा? तो उसको निफे को, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां पर बहुत ज्यादा वैसे मतलब कि बहुत ज्यादा जो है ठोस होती है। निफे मतलब होता है निकल, Ni और Fe, फेरस। फेरस मतलब लोहा और निकल मतलब निकल तत्व होता दोनों, और ये दोनों बहुत ही ठोस होते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। मेरे ख्याल से डी होगा, लेकिन आप लोग भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना का प्रतिपादन किया? तो किसने किया था? बफन महोदय ने किया था। किसने? बफन महोदय ने। आगे देखते हैं, कोयला युग के नाम से जानते हैं। कोयला युग के नाम से किसको जानते हैं? कार्बोनीफेरस। कार्बोनीफेरस युग को हम कोयला युग के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी प्लेट नहीं है? नजका जो प्लेट है वो बड़ी प्लेट नहीं है। अंटार्कटिक प्लेट, यूरेशियाई प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये सब बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। ये तो प्रशांत महासागर के नीचे है, ये अंटार्कटिका के नीचे है, अंटार्कटिक जो महाद्वीप है उसके नीचे है। यूरेशियाई प्लेट उसको कहते हैं जहाँ पे यूरोप और एशिया दोनों की प्लेटों को मिला लेंगे तो यूरेशियाई प्लेट कहते हैं। अगला देखते हैं, सुनामी का संबंध है। तो सुनामी का संबंध किससे है भैया? सुनामी का संबंध किससे होता है? समुद्री पवनों से होता है, सॉरी समुद्री भूकंप से होता है। किसका संबंध? सुनामी का। समुद्र में जब भूकंप आते हैं तो उसी से क्या होती है? लहरें उत्पन्न होती हैं, और वही लहरें क्या कहलाती हैं? सुनामी कहलाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लेटों के विसर्पण के केंद्र होते हैं। प्लेटों के मतलब जो प्लेटें होती हैं उनके विसर्पण के केंद्र कहाँ पर होते हैं? भूसन्नति में होते हैं। ठीक है, भूसन्नति। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रेसिया किस प्रकार की चट्टान है? ब्रेसिया कैसी चट्टान है मित्रों? आग्नेय चट्टान है। ब्रेसिया कैसी चट्टान है? तो ब्रेसिया जो है वो आग्नेय चट्टान है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि नीस किसका उदाहरण है? नीस को हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। नीस किसका उदाहरण है भैया? तो नीस जो है रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, मृदा के पार्श्व चित्र में पैतृक चट्टानें पाई जाती हैं भूतल पर। भूतल पर ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, हो सकता है इसमें भूतल ना हो और भी हो सकता है, इस तो इसमें हमको कंफ्यूजन है, ठीक है। मृदा के पार क्षेत्र में पैतृक चट्टानें पाई जाती, क्योंकि इसको हमने बहुत ढूंढा लेकिन अधिकतर चीजें मिली नहीं, लेकिन मैं अपने जो है अनुभव के साथ बता रहा हूँ, तो भूतल जो है करेक्ट आंसर होगा, लेकिन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें मुझे कंफ्यूजन है। और देखते हैं अगला प्रश्न, एक स्थलाकृति संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम होती है या कथन किसका। एक स्थलाकृति जो होती है स्ट्रक्चर, संरचना, प्रक्रम एवं अवस्था का क्या होती है, परिणाम होती है, ये कथन कहे हैं डेविस महोदय ने कहा। किसने कहा, डेविस महोदय ने। अगला देखते हैं, पैंक ने अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था को क्या माना। इन्होंने इंड्रप कहा, क्या कहा, इंड्रप कहा, ठीक है। अपर्दन की जो अंतिम अवस्था होती है वही क्या होती है, इंड्रप होती है। अपर्दन से संबंधित सिद्धांत दिया था किसने, अपर्दन से संबंधित सिद्धांत दिया था पैंक महोदय ने, ठीक। तो इसी में इन्होंने अंतिम अवस्था बताई है अपर्दन की, कौन, इंड्रप, इंड्रप, ठीक। आगे देखते हैं 25वां नंबर प्रश्न, नदी अपहरण होता है, मैदान में क्या होता है, नदी का अपहरण हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बीहड़ कहाँ का निर्माण कहाँ पर होता है। अवनालिका अपर्दन के कारण से किसका निर्माण होता है, बीहड़ का। अवनालिका जब अपर्दन होता है तब बीहड़ का निर्माण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेंगती हुई मौत का संबंध किससे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेंगती हुई मौत का संबंध किससे है, मृदा अपरदन से। क्योंकि मृदा अपरदन जो होती है नदियों के द्वारा या फिर जल के वायु के द्वारा किसी भी प्रकार के माध्यम के द्वारा इसका अपरदन होता है, इसलिए धीरे धीरे करके मृदा का क्षरण होता रहता है और इसे रेंगती रेंगती मृदा अलग चली जाती है, तो इसी को क्या कहते हैं, रेंगती हुई मौत कहते हैं। मृदा अपरदन से बहुत हानियां होती हैं, मृदा की उपजाऊ क्षमता भी कम हो जाती है और भी प्रकार की डिसएडवांटेज हैं, ठीक। अगला देखते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा मित्रों 21% है, ठीक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंट कितना है, 21% है। और नाइट्रोजन का परसेंट कितना, 78% है, ठीक। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है N2, दूसरे नंबर पर क्या होती है, O2 होती है, ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण यानी ITCZ। ITCZ जो होता है एक जोन होता है, का विषुवत रेखा पर पाया जाता है, विषुवत रेखा के समीप पाया जाता है, ठीक। इसको अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अपसौर की स्थिति कब होती है। अपसौर की स्थिति कब होती है, 4 जुलाई को होती है। अपसौर की स्थिति कब होती है, 4 जुलाई को होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी से होने वाली उष्मा विकिरण कहलाती है। तो पृथ्वी से होने वाली जो उष्मा विकिरण होती है वो पार्थिव विकिरण कहलाती है। कैसी, पार्थिव विकिरण। अगला प्रश्न देखिए, धरातल पर दृश्यता प्रभावित होती है। धरातल पर दृश्यता प्रभावित होती है कोहरा से, ठीक है। किससे होती है भैया, कोहरे से क्या होती है, प्राप्त होती है, ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा भाग टारनेडो एली, टारनेडो एली कहलाता है। मिसिसिपी मिसौरी जो नदी है, मिसिसिपी के द्वारा जो बनाया गया मैदान है, इसी को टारनेडो एली कहा जाता है। मिसिसिपी एक नदी है अमेरिका की, तो उससे के द्वारा एक मैदान बना है, उसी को क्या कहा जाता है, टारनेडो एली कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जलवाष्प का उषांक बिंदु पर क्या होता है। तो जलवाष्प का जो उषांक बिंदु होता है उस पर जो है संघनन होने लगता है, ठीक। संघनन मतलब होता है जो जल को जब हम यहाँ से गर्माते हैं तो वाष्प बन करके वायुमंडल में ऊपर चला जाता है, और जब वायुमंडल में जाता है तो वहां पर जब ऊंचाई पर जाता है तो वहां पर ठंड एरिया पड़ती है। जैसे कि हमने बताया कि ऊंचाई की जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वहां पर तापमान घटता जाता है, तो वहां पर क्या होने लगता है, वहां पर जो वायु के जो गैस उड़े थे यहाँ से, वो उनका क्या होने लगता है, संघनन। संघनन मतलब होता है वो जो वायु की जो है छोटे छोटे कण थे, वो जल के छोटे छोटे कणों में क्या होने लगते हैं, बंटने लगते हैं, मतलब कि वो जल बनने लगते हैं। तो वायु का जल बनना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। और जब वायु के कण जो होते हैं जल बन जाते हैं और 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण होता है वो खींचती है अपने तरफ, अगर इतने जो है ये जल जो है इतने ज्यादा हो गए कि ये वायु से हल्के हो जाए, वायु से क्या हो जाते हैं, अधिक वजन इनका हो जाता है, वजन हो जाता है, तो क्या करते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पृथ्वी इनको खींचती है। और जब खींचती है इसी प्रकार से क्या होती है, बारिश होती है। इस प्रकार की बारिश को हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विषुवत रेखीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। तो विषुवत रेखों में जो रेखीय प्रदेशों में क्या होती वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं, संवहनीय वर्षा। क्योंकि विषुवत रेखा पर अधिक से अधिक क्या पाए जाते हैं, समुद्र आपको मिलेंगे, और जब समुद्र मिलेंगे तो वहां पर क्या होता है, वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। इससे क्या होता है, जिससे वाष्पीकरण होता है, समुद्र से पानी ऊपर जाता है,
ऊपर जाता है, ठंडा होता है, उसका संघनन होता है, यानी वो जल की बूंदों में बन जाता है, यानी बादल बन जाता है। और बादल के बाद में वो बादल उड़ने लगते हैं, और उड़ने लगते हैं जहां पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ज्यादा तेज से खींचता है, वहीं पर बरस जाते हैं। तो इस प्रकार क्या होती है, संवहनीय वर्षा होती है, यानी वहीं से समुद्र से जल उठा तुरंत बरस जाते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे प्रश्न देखते हैं, मिली बार की इकाई से मापन किया जाता है। मिली बार इकाई से मापन किया जाता है भैया, वायु दाब का मापन किया जाता है। किसका? वायु दाब का मापन किया जाता है मिली बार इकाई से। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसी चक्रवातों का पालना कहा जाता है? वाताग्र को क्या कहा जाता है? चक्रवातों का पालना कहा जाता है। वाताग्र उस अवस्था को कहते हैं जहां पर ठंडी और जो गर्म जलवायु मतलब जल धाराएं होती हैं वो मिलती हैं। ठीक है, जहां पर जल धाराएं नहीं, मतलब जहां पे हवाएं, जो गर्म हवाएं आती हैं और ठंडी हवाएं जहां पर एक स्थान पर मिल जाती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम क्या कहते हैं भैया? उसी को हम क्या कहते हैं? वाताग्र कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी की सुई के विपरीत होती है। किसके? घड़ी की सुई के विपरीत, घड़ी की सुई के विपरीत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे विशाल महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण AW चिन्ह किसका संकेत करता है? तो कोपेन ने जो है जलवायु का वर्गीकरण किया, उसमें AW जो है संकेत दिया है, वो किसका संकेत दिया है? उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश को उन्होंने AW कहा है। ठीक, आगे प्रश्न देखते हैं, सवाना जो है क्या होता है? एक मैदान होता है घास का, उष्ण कटिबंधीय यानी गर्म मैदान होता है। ठीक, ये कहाँ पर पाया जाता है? ये अफ्रीका में पाया जाता है अधिकतर। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त। कौन सा है? मेरियाना गर्त। कितना गहरा है? 11,033 मीटर। कितना गहरा भैया? 11,033 मीटर की गहराई है किसकी? मेरियाना ट्रेंच की, मेरियाना गर्त की। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में स्थित है भैया। कहाँ पर स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। सबसे गर्म सागर कौन सा है? लाल सागर सबसे गर्म सागर है। ठीक है, कौन सा सागर सबसे गर्म है? लाल सागर। अगला प्रश्न देखिए, समुद्र की गर्म धाराएं प्रवाहित होती हैं ध्रुवों की ओर। ध्रुवों की ओर जो है गर्म धाराएं प्रवाहित होती हैं, क्योंकि आपकी पृथ्वी ये होती है, पृथ्वी के बीच में गर्मी होती है यहीं पर, और यहीं से जो है समुद्र से धाराएं जो होती हैं, यहाँ से गर्म धाराएं जो होती हैं वो इधर की ओर बहती हैं। गर्म धाराएं कैसी बैठी? ध्रुवों की ओर। ध्रुव कहाँ होते हैं? यहाँ पर ध्रुव होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्रुव होते हैं। ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली जो धाराएं होती हैं वो गर्म जल धाराएं होती है, तो ये ध्रुवों की ओर क्या करती हैं? प्रस्थान करती हैं। अगला अपन देखिए, दो ज्वार एवं मकर रेखा के मध्य 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। 12 घंटे 26 मिनट के बाद में होता है दो ज्वार एवं मकर। तो जो दो ज्वार और मकर के रेखा के मध्य में कितना अंतर होता है? 12 घंटे 26 मिनट का। अगला प्रश्न देखिए, टेलीग्राफ, टेलीग्राफिक पठार। अगला प्रश्न है, टेलीग्राफिक पठार कहाँ पर स्थित है? तो टेलीग्राफिक पठार कहाँ पर स्थित है मित्रों? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्म जलधारा नहीं है। 46 नंबर प्रश्न, गर्म जलधारा नहीं है, तो क्यूराइल जो है वो गर्म जलधारा नहीं है, जबकि गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील धारा, क्यूरेशियो धारा, ये सब गर्म जलधारा है। क्यूराइल जो ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्र विज्ञान एक शाखा है। किसकी शाखा है? भौतिक भूगोल की शाखा है समुद्र विज्ञान। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का विस्तार, मतलब उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन प्रदेश का विस्तार कहाँ है? 10 डिग्री उत्तरी एवं 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये देखिए पृथ्वी, और यहाँ पर भूमध्य रेखा 0 डिग्री, इससे 10 डिग्री ऊपर, इससे 10 डिग्री नीचे, यानी इस एरिया में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वेनेजुएला धारा प्रवाहित होती है तो अफ्रीका के पश्चिमी तटों पर, अफ्रीका के पश्चिमी तटों पर, अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर यहीं पर पश्चिम में क्या पड़ता है? वेनेजुएला पड़ता है। और वेनेजुएला में विश्व से सुंदरियां, मतलब यहाँ पर जो स्त्रियां होती हैं बहुत ही सुंदर होती हैं। विश्व की अधिकतर सुंदरियां कहाँ से आती हैं? वेनेजुएला से आती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेनेजुएला, वेनेजुएला। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, ज्वार भाटा की उत्पत्ति पर सर्वप्रथम विचार किसने प्रस्तुत किया? इसमें भैया शायद लगा है, मतलब मेरे ख्याल से हेरोडोटस ने इस पर नदियों पर कार्य किया था, समुद्रों पर कार्य किया था, तो हेरोडोटस ने ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधित सर्वप्रथम विचार व्यक्त किया था। भैया यहाँ पर विचार पूछ रहा, तो विचार जरूर व्यक्त किया होगा इन्होंने। अगर पूछा जाता आपसे कि इस पर जो है बेल्स जो है इस पर किसने किया है, तो उस पर थेल्स वगैरह आते हैं, आपके थेल्स नाम आता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत दिया था, वो अलग की बात है, नहीं पूछा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रवाल की रचना मिलती है। तो भारत की जो प्रवाल की रचना मिलती है दोस्तों, वो अगर यहाँ पे जो है आपको दिया होता लक्षद्वीप समूह,
लक्षद्वीप समूह दिया होता तो आप यही लगाते, ठीक, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं तो इसलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का संसाधन का भंडार कहा जाता है? तो महासागरों को क्या कहा जाता है? भविष्य के संसाधन का क्या कहा जाता है? भंडार कहा जाता है, ठीक। अगला देखते हैं, अजैविक संगठक में शामिल होते हैं। अजैविक संगठक में कौन शामिल होते हैं? तो संगठक में कौन शामिल होते हैं? अजैविक संगठक भैया। तो कौन होते हैं भैया? जीवमंडल जो होते हैं अजैविक संगठक में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न, बेस्या सॉरी गलत हो गया, सॉरी, बेहया बेशरम का उत्पत्ति स्थल होता है। बेहया उत्तरी अमेरिका में, बेहया बेशरम मतलब समझते हैं यहाँ पे जो है सारी चीजें मतलब उनकी जो सदाबहार चीजें होती हैं, ठीक। तो उत्तरी अमेरिका में क्या होता है? बेहया बेशरम का क्या है? उत्पत्ति स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा था? तो टेंसले ने किया था। टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, टेंसले। अगला प्रश्न देखते हैं, अपघटक का उदाहरण क्या है? कवक जो होता है अपघटक का उदाहरण होता है। कवक क्या होता है? अपघटक का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न, पंपाज है। पंपाज क्या होता है? शीतोष्ण घाट का मैदान होता है पंपास। ये कहाँ पे पाया जाता है? अर्जेंटीना में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? अर्जेंटीना में पाया जाता है पंपास, ठीक। अर्जेंटीना एक देश है, अर्जेंटीना में क्या पाया था? शीतोष्ण घास मैदान पाया था, उसका नाम क्या होता है? पंपास। तो प्रश्न पूछा था अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो पंपास कहते हैं, ठीक है। प्रेरी कहाँ का है? उत्तरी अमेरिका का है। सवाना कहाँ का है? अफ्रीका का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बेल्ट कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक, ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है क्या है? सूर्य तप होता है। सूर्य तप यानी सूर्य का जो ताप होता है वही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्रों के संगठन को क्या कहते हैं? तो विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्रों के संगठन को क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं भौगोलिक परितंत्रों के संगठन को। अगला अपन देखते हैं, हिमयुग की संज्ञा किसे दी जाती है? तो हिमयुग की संज्ञा दी जाती है प्लीस्टोसीन को। किसको? प्लीस्टोसीन को। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। हिमयुग की संज्ञा किसको जाती है? प्लीस्टोसीन युग को। अगला अपन देखते हैं, सूर्य द्वारा अपनी आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने की अवधि को क्या कहते हैं? उसको एक सौर वर्ष कहते हैं, यानी प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रकाश वर्ष की जो है जब हम दूरी नापते हैं ब्रह्मांड में, अगर हमको दूरी नापनी होती है तो प्रकाश वर्ष में नापते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा सकता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का मात्रक होता है, प्रकाश का मात्रक नहीं होता। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एसएससी वगैरह में इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते रहते हैं हमेशा, ठीक। आकाश गंगा जो होती है अपनी, आकाश गंगा का क्या नाम है? तो दुग्ध मेखला आकाश गंगा का नाम है अपने, दुग्ध मेखला, जिसको अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं। कि क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं, ठीक है। इस दुग्ध मेखला मदनाकिनी का चक्कर कौन लगाता है? सूर्य लगाते हैं। सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? ग्रह लगाते हैं। ग्रह के चक्कर कौन लगाते हैं? उपग्रह लगाते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे, उपग्रह लगाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर, कोपेन के जलवायु विभाजन का आधार क्या है? तापमान एवं वनस्पति के आधार पर, तापमान एवं वनस्पति के आधार पर कोपेन ने जलवायु का विभाजन किया था, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर, निम्न में से कौन सी जलधारा हिंद महासागर की है? तो हिंद महासागर की जलधारा कौन सी भैया? अगुलहास। अगुलहास जलधारा कहाँ की है? सिंध मतलब हिंद महासागर की, अपने महासागर की, इंडस ओशियन की। अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर, निम्न में से कौन सी द्रोणी प्रशांत महासागर में स्थित है? तो कौन सी द्रोणी है भैया? कौन सी द्रोणी है आपकी? फिलिपाइन द्रोणी जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंपास कहाँ पर पाया जाता है? पंपास कहाँ पे पाया जाता है? हमने अभी भी बताया था आपको, पंपास, पंपास या पंपाज एक ही होता है। पंपाज हमने बताया था शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, चतुष्फलक परिकल्पना के प्रणेता कौन है? तो चतुष्फलक परिकल्पना के प्रणेता कौन है भैया? ये प्रश्न हमको नहीं पता है, गूगल करिएगा। मुझे उतना टाइम नहीं था कि मैं करता ढूंढता, इसको करिएगा। अगर पता चलता है तो 66 नंबर प्रश्न आप बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है, कि सर 66 नंबर का चतुष्फलक परिकल्पना के प्रणेता ये हैं। ये ना बताइएगा 66 का ए होगा बी होगा, डायरेक्ट लिखिएगा चतुष्फलक परिकल्पना के प्रणेता अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर तो वेगनर महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, आर्थर होम्स ने जो किसका सिद्धांत दिया था? आर्थर होम्स हमने भी पहले आपको बताया था किसका दिया था? संवहनीय तरंग का सिद्धांत शायद दिया था उसने। किसका दिया था भैया? संवहनीय तरंग का सिद्धांत आर्थर होम्स ने दिया था। अब हटाइए, लेथियन ग्रीन या एबी टेलर? तो हमारे ख्याल से लेथियन ग्रीन महोदय होंगे, ठीक है, लेथियन ग्रीन या फिर एबी टेलर, इन दोनों में से आप कंफर्म कर लीजिएगा कौन है, ठीक है। अगला अपन देखते हैं, रिफ्ट घाटी का किसका परिणाम है? तो रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है? भ्रंश का परिणाम है। रिफ्ट घाटी जो है भ्रंश का परिणाम, भ्रंश मतलब होता है दरार, भ्रंश मतलब क्या होता है? दरार। रिफ्ट घाटी का मतलब होता है धंस जाना किसी चीज का। जैसे यहाँ पर दो स्थला मतलब यहाँ पर स्थलाकृतियां हैं दो,
ठीक है, मतलब एक ही जो है वही चीज है, क्या हो, ये गति इधर को कर रहा हो, ये गति इधर को कर रहा है, बीच में क्या हो जाए, बीच में ये दोनों तनाव बल के कारण से क्या हो जाए, बीच में भाग धस जाता है, और बीच में जब भाग धस जाता है तो कुछ इस प्रकार से हो जाती है स्थलाकृतियां, मतलब कि देखिए इस प्रकार से जो है स्थलाकृति बनती है। तो इसी को क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली कहते हैं। ठीक है, इसी को रिफ्ट माउंटेन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, भ्रंश पर्वत वगैरह कहते हैं। ठीक, अगर ये धंस जाता है, अगर ये इधर वाले पार्ट दोनों धंस जाते हैं और बीच वाला भाग जो होता है ये उठ जाता है, मतलब जब कैसा, जब इधर खिंचाव होगा तो धंस जाएगा, जब इस पे दबाव होगा भैया तो धंस भी सकता है, ऊपर भी उठ सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको मैंने समझाया है, ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा। अगला अपन देखते हैं, संवहन तरंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, आर्थर होम्स ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अधोलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन जोली महोदय ने किया था। किसने किया था, जोली महोदय ने। रेडियो एक्टिविता का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था जोली ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, निम्नलिखित में से कौन बायोम नहीं है, कौन नहीं। औद्योगिक जो प्रदेश होते हैं उसको बायोम नहीं कहते, वन प्रदेश, मरुस्थल, घास स्थल को हम क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन गरजता चालीसा के नाम से जानी जाती है। पछुआ पवनों को हम गरजता चालीसा कहते हैं। गरजता चालीसा जो है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में कहां पर चलती है भैया, तो 40 डिग्री अक्षांश पर चलती हैं। कौन, गरजता चालीसा। ठीक है, प्रचंड पचासा इसी में होता तो वो भी क्या है, पछुआ पवने हैं। प्रचंड पचासा जो है दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री अक्षांशों के आसपास चलती हैं, और चीखता साठा जो है आपका ये 60 डिग्री अक्षांश पर चलता है, और 60 डिग्री अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में चलता है। तो उसमें उसको क्या कहते हैं, गरजता क्या कहते हैं, साठा, मतलब चीखता साठा। तो गरजता चालीसा, चीखता साठा, और क्या है ये जो है गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा। तो इससे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर 2021 में देखने को मिलेगा, इसको रट लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये क्या है, पूछा जाएगा कि प्रचंड पचासा कहाँ पे बहती, तो 50 डिग्री मतलब अक्षांशों के आसपास बहती है। ठीक, 60 डिग्री अक्षांशों के आसपास। ठीक, आप ध्यान रखेंगे, पछुआ पवने हैं ये। अगला अपन देखते हैं, कौन सी वायु पेटी, कौन सी वायुदाब पेटी अश्व अक्षांश के नाम से जानी जाती है, मतलब हार्स डिग्री के नाम से, यानी अश्व अक्षांश के नाम से। तो उपोष्ण जो कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी होती है, उपोष्ण उस उच्च कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, उसको उपोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। यहाँ पर क्या होता था, लोग बहुत ज्यादा घोड़े से व्यापार करते थे, इसलिए इसको उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल वायुमंडलीय संचलन को क्या कहा जाता है, तो प्रति चक्रवात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रति चक्रवात कहा जाता है। चक्रवात में क्या होता है, चक्रवात में हवाएं जो होती हैं क्या होती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बहती हवाएं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक, ध्यान रखेंगे, इसको मैं चक्रवात और प्रति चक्रवात विस्तार समझा दूंगा, उसमें मैं बता दूंगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, दो पूर्णमासियों के बीच का अंतराल कितने दिनों का होता है। तो दो पूर्णमासी यानी दो पूर्णमासी के बीच का जो समय होता है कितने दिन का होता है, 28.5 दिन का। कितने दिन का होता है, 28.5 दिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर की जो पेटी होती है, महासागरीय पेटी, उसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं, उसके चारों किनारों को। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है ज्वालामुखी बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ठीक है, रिंग ऑफ फायर किसको, प्रशांत महासागरीय पेटी को। रट लीजिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान परिवर्तित चट्टान नहीं है। तो कांगलो मेरिट जो चट्टान है ये परिवर्तित चट्टान है। नीस क्वार्टाइस सिस्ट, ये सब चट्टानें बनी हुई है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान का तापमान का प्रभाव कम, सबसे कम पड़ता है। तो ग्रेनाइट चट्टानों पर ताप का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य पर्दन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो किसने किया था, विलियम मॉरिस डेविस महोदय ने, विलियम मॉरिस डेविस। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा सिद्धांत है, सामान्य पर्दन चक्र की संकल्पना। अगला प्रश्न देखते हैं, अपर्दन अपक्षय अनाच्छादन, ये मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, अनाच्छादन बराबर होता है अपर्दन प्लस जो है अपक्षय। तो अपक्षय और अपर्दन को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, अनाच्छादन हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण मंडल को कहा जाता है इकोटोन। अगर अपर्दन अपक्षय आपको ये पढ़ना है तो अभी अभी हमने बीए करिकुलर पर सबसे ऊपर वाली वीडियो डाली है, उसको देख लीजिएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भू विवर्तनिक आपदा का एक उदाहरण है। तो ज्वालामुखी उद्गार, ये भू के अंदर यानी भू अवर्तनिक, तो भूमि अवर्तनिक आपदा है, मतलब भूमि से अंदर से आने वाली। सुनामी, बाढ़ और बादल का फटना, ये सब ऊपर की क्रियाएं होती हैं, और ज्वालामुखी जो उद्गार होता है वो क्या होता है, वो अंदर से आता है। ठीक, तो यही है ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर कलंक है। सौर कलंक किसको कहते हैं, सूर्य के सतह के काले धब्बों को हम क्या कहते हैं, सौर कलंक कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर कलंक कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 कितना है? 5.52। पृथ्वी के अंतःकरण का मतलब अंता यानी यहाँ पे निफे है, निकल और फेरस है यानी कि जिसको निफे मंडल कहा जाता है, उसका घनत्व कितना है? लगभग 13 के आसपास है। ठीक है, 13 दशमलव कुछ है उसका घनत्व। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वह साधन जो पृथ्वी के आंतरिक भाग का ज्ञान प्रदान करता है, वह साधन जो पृथ्वी के आंतरिक भाग का ज्ञान प्रदान करता है। तापमान, तापमान के आधार पर हम पृथ्वी के आंतरिक भाग का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निफे ठीक नीचे स्थित है सीमा के। सियाल सीमा निफे सबसे ऊपर की परत को क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। ठीक है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी होती है। सीमा उसके बाद में आती है। सीमा SI और Ma यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी होती है, ये दूसरी परत होती है। उसके बाद में निफे होती है NiFe, निफे निकल और फेरस से। यही सबसे ज्यादा घनत्व किसका ज्यादा होता है? निफे का। सबसे कम घनत्व सियाल का होता है। उसके बाद में घनत्व किसका होता है? सीमा का। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अधिकता ऊपरी परत में किसकी है? सियाल में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की, और इसमें किसकी है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम की दूसरे में। तीसरे में किसकी है? निकल और फेरस यानी लोहे की, मतलब बहुत ज्यादा ठोस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर। रिफ्ट घाटी एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है जो परिणाम है, किसका है? तो रिफ्ट घाटी भैया भ्रंशों का परिणाम है। दोबारा ये प्रश्न पूछ लिया गया, तो पहले प्रश्नों को आप लोग एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भूकंप उत्पत्ति के स्थान को क्या कहा जाता है? भूकंपी मूल कहा जाता है। जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको भूकंप मूल कहा जाता है। जहां से भूकंप निकलता है उसको भूकंपीय केंद्र कहा जाता है, और जहां पर भूकंप आकर के निकलता है उसको भूकंप मूल या फिर भूकंपीय उपकेंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पार्थिव ताप ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है सौर विकिरण। सौर विकिरण जो होता है पार्थिव ताप ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मिस्टल एक ठंडी स्थानीय हवा है जो चलती है स्पेन और फ्रांस में चलती है। स्पेन और फ्रांस में मिस्ट्रल जो है एक ठंडी स्थानीय हवा होती है जो फ्रांस और स्पेन के देश में चलती है, मतलब फ्रांस और स्पेन देश का नाम है दोनों, और यहीं पर चलती है। हाइड्रोलॉजिकल चक्र कहा जाता है। जल चक्र को क्या कहा जाता है? हाइड्रो। जहां पर भी आपको हाइड्रो शब्द मिले वो जल से संबंधित होता है। हाइड्रो मतलब जल होता है, तो हाइड्रोलॉजिकल जो होता है या हाइड्रोस्फीयर मिले मतलब जल मंडल की बात कर रहा है, तो हाइड्रो जहां पर भी मिले वहां पर जल से संबंधित होता है। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। कौन ऑटोट्रॉप्स कहे जाते हैं? ऑटोट्रॉप्स कौन कहे जाते हैं? पौधों को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ऑटोट्रॉप्स कौन कहे जाते हैं? पौधे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है? कौन माना जाता है? पोसिडोनियस। पोसिडोनियस जो है वो भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है। कौन मानता है? और जो है आपके जो इरेटास्थनीज है वो व्यवस्थित भूगोल के जनक माने जाते हैं। हिकेटियस आपके भूगोल के जनक माने जाते हैं। ठीक है, और आपके रेटजल महोदय फ्रेडरिक रेटजल वो किसके माने जाते हैं? तो किसको माने जाते हैं भैया? वो मानव भूगोल के माने जाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। भूगोल के जनक से संबंधित वीडियो हमने अपलोड कर दी, उसको देख लीजिएगा। शुक्ला पॉइंट पर ही अपलोड होगी, प्लेलिस्ट में लिंक आपको मिल जाएगी। अगला अपन देखते हैं। भूगार्भिक समय सारणी में वर्णित होता है, तो भूगार्भिक समय सारणी में वर्णित होता है पृथ्वी का भूगार्भिक इतिहास। पृथ्वी का भूगार्भिक इतिहास जो है वर्णित होता है भूगार्भिक समय सारणी में वर्णित होता है। अगला अपन देखते हैं। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल उत्तरदायी होता है? तो ज्वारीय बल जो होता है वो उत्तरदायी होता है। अगला अपन देखते हैं। भू अभिनति को चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ खंड को क्या कहते हैं? मतलब दृढ़ भूखंड को कोबर के द्वारा क्या नाम दिया गया? तो क्रोटोजन कहा गया। किसको? जो दृढ़ भूखंड क्या कहते हैं? भू अभिनति यानी भू संनतियों को चारों ओर से घेरे रहते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रोटोजन कहते हैं। अगला अपन देखते हैं। रिया किसका उदाहरण है? तो रिया जो है वो निमग्न भूमि उच्च भूमि तट का है। निमग्न उच्च भूमि तट का उदाहरण क्या है? रिया है। ठीक है, रिया क्या है? निमग्न उच्च भूमि तट का क्या है? उदाहरण है भैया। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूं मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आ रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा जलती रहती है, मतलब हमेशा सक्रिय रहती है। स्ट्राम्बोली सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, यहाँ पर हमेशा उद्गार होता रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रशांत भूमध्य मतलब भूमध्य सागर का जो है प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। रिंग ऑफ फायर किसको कहा था? प्रशांत महासागरीय पेटी को, परिप्रशांत महासागरीय पेटी। अगला प्रश्न देखते हैं। भूसन्नति शब्द का जो है निर्माण डाना द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1853 ईस्वी में भूसन्नति शब्द का निर्माण किया था। किसने? डाना महोदय ने। डाना एक भूगोलवेत्ता, इन्होंने किया था 1893 में। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान जो कि टेथिज भूसन्नति के स्थान पर निर्मित हैं, इस भूसन्नति श्रेणी में किस भूसन्नति श्रेणी में कौन सी, मतलब इस भूसन्नति श्रेणी में आता है? तो बहुत भूसन्नतियां आती हैं। ठीक, बहुत भूसन्नति।
अगला प्रश्न देखते हैं, सैन एंड्रियन भ्रंश है, रूपांतरण भ्रंश है, कैसा है, रूपांतर भ्रंश है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए भैया, इसको मुझे नहीं पता। ये लिखा, ये धारणा की वर्तमान प्रक्रियाएं समस्त भूवैज्ञानिक काल के दौरान क्रियाशील रहती हैं, किस सिद्धांत की ओर संकेत करते हैं? तो वे धारणा जो वर्तमान प्रक्रियाएं समस्त भूवैज्ञानिक काल के दौरान क्रियाशील रहती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, लगभग हमारे ख्याल से तो उसको पटल विरूपण कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा इसको भी। ठीक, तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो मित्रों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए सभी ग्रुप्स वगैरह में। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।